Hello viewers, I am Tarang Kumar Boonwal, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. The following video is prepared as per the syllabus and course outline of Maharshi Dayanand University. However, are mostly general topics which cover the working and theoretical aspects of civil engineering. For better understanding and conceptualizing clearly, please do not skip the video and watch till end. We will be discussing about related important questions, feasibility and applications. Let's start the video. Hello students, hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we'll continue with the subject design of concrete structures first, which is in 4th semester of Maharishi Dayanand University. And today we are going to start with module 4, and which is about serviceability requirements, as you can see on the screen, and it is also known as serviceability to limit state. So we'll start with the topic. Let's introduce the topic. Serviceability requirements deal with the satisfactory behavior of structures during their service span. तो जो भी एक सर्विस स्पैन है, जो भी एक स्ट्रक्चर है, वो जो उसकी सर्विस लाइफ है, जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर है वो 70 इयर्स के लिए 90 इयर्स के लिए बनाया गया है, तो जो भी उसकी लाइफ के 70 इयर्स या 90 इयर्स हैं, वो उस दौरान कैसा बिहेव करता है, वो एक्सटर्नल लोडिंग के केस में, एक्सटर्नल मोमेंट्स के केस में कितने ज्यादा वाइब्रेशन, कितने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो उसकी विद इन सर्विस लिमिट्स होनी चाहिए. ये नहीं कि उसको डिजाइन हम जिसके लिए किया है वो उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, उससे ज्यादा वाइब्रेशन शो करे, तो वो एक सर्विसेबिलिटी पुअर क्वालिटी है. There may be several serviceability limit states to ensure satisfactory behavior of structures. और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लिमिट स्टेट्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी लिमिटिंग वैल्यूज हैं, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर का बिहेवियर सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है. The important serviceability limit states for beams and slabs are those for deflection and cracks. तो beams और slabs के लिए जो भी horizontal members हैं, जो कि फ्लेक्सुरल लोड विदस्टैंड करते हैं, उनके लिए सर्विसेबिलिटी मेजरली डिफ्लेक्शन और क्रैक्स पे डिपेंड करती है. अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा क्रैक है, तो सर्विसेबिलिटी ठीक नहीं है. एक्सेसिव डिफॉर्मेशन कैन लीड टू क्रशिंग ऑफ पार्टीशन वॉल्स, sagging of floors, dropping of overhanging canopies, etc. क्योंकि सर्विसेबिलिटी अगर अप टू द मार्क नहीं है, तो दैट कैन कॉज एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन की वजह से जो पार्टीशन वॉल्स हैं वो टूट सकती हैं, जो फ्लोर हैं वो सैग कर सकते हैं, और जो ओवरहैंगिंग कैनोपीज हैं हो सकता है वो भी गिर जाएं जॉइंट वीकन होने की वजह से. एक्सेसिव क्रैकिंग इज मोर सेंसिटिव टू कोरोजन and adversely affects the appearance. और क्योंकि क्रैकिंग बढ़ेगी, तो जैसा कि हम मटेरियल टेस्टिंग सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा वैसे भी हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा क्रैकिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा वाटर इनग्रेस होगा, और मॉइस्चर और वाटर इनग्रेस की वजह से ही, और आप बाकी क्लोराइड आयन पेनिट्रेशन ये सब फिनोमेना आप समझ ही चुके हैं, तो इस वजह से ज्यादा कोरोजन बढ़ता है. और कोरोजन बढ़ने से अपीयरेंस खराब है, स्ट्रेंथ खराब है, तो नुकसान तो होता ही है. More accurate and efficient design procedures have enabled smaller but highly stressed cross sections, resulting in greater deflection and crack width. तो अगर efficient रखें डिजाइन प्रोसीजर और एक्यूरेट रखा जाए, तो जो सेक्शंस हैं वो छोटे मिलेंगे, वो स्टाउट सेक्शंस होंगे. पर प्रॉब्लम ये है क्योंकि उनमें ऑलरेडी स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं, तो डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ ज्यादा होने के पूरे चांसेस होते हैं. So the serviceability of concrete structures has become an important design consideration in recent years. इसीलिए सर्विसेबिलिटी लाइफ को कंटिन्यू को वेल मैनर्ड तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से डिजाइनिंग जरूरी है.
सो सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट फॉर डिफ्लेक्शन। सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए अगर डिफ्लेक्शन की कितनी पॉसिबल, कितनी एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, तो उसके बारे में बात करते हैं। Serviceability requirements for deflection shall ensure that efficiency and appearance of a structure is not affected by deflection during its lifespan. तो serviceability जो deflection के लिए है, तो it limit states, इसका जो within limits, जो इसका जो ये कहता है, उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन अगर हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर शो करता है, तो डिफ्लेक्शन इस लिमिट्स में हो, या फिर डिफ्लेक्शन हमें एंटिसिपेटेड हो, हम इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया हो कि स्ट्रक्चर के अपीयरेंस पे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट ना हो जाए या उसकी कोई भी क्रैक विड्थ ना बढ़ जाए, कुछ भी ऐसा कोई उसमें फिजिकल चेंजेस ना हो। द आईएस कोड रिकमेंड्स द फॉलोइंग लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो उसी के लिए आईएस कोड वैल्यूज देता है डिफ्लेक्शन के लिए कि इतनी परमिसिबल डिफ्लेक्शन से एक आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। सो द फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल मेंबर बिलो द लेवल ऑफ कास्टिंग शैल नॉट एक्सीड स्पैन अपॉन 250। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर से, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बीम, स्लैब्स, इनका जो डिफ्लेक्शन है कास्टिंग के लेवल से, मान लीजिए कास्टिंग का लेवल 500 है, तो इसकी वैल्यू जो टोटल स्पैन है, मान लीजिए स्पैन की वैल्यू आप समझ लीजिए कि 2.5 मीटर है, तो अगर एक छोटा स्पैन आप कंसिडर करते हैं तो 2500 अपॉन 250, तो ये जो वैल्यू है 10 से कम ही होनी चाहिए। द डिफ्लेक्शन occurring after the construction of partitions or application of finishes shall not exceed span upon 350 or 20 mm, whichever is less। तो जो पार्टीशन के लिए जो भी हमने स्ट्रक्चरल मेंबर्स बनाए हैं, स्ट्रक्चरल या नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर, और हमने उनको जो फाइनल फिनिश्ड कोड दिया है, उनकी भी जो डिफ्लेक्शन है, इंक्लूडिंग उस फिनिश्ड वेट, जो भी फिनिश्ड फाइनल वेट होगा, सब कुछ इंक्लूड करके स्पैन अपॉन 350 या फिर 20 mm, जो भी कम होगा उतना ही अलाउएबल डिफ्लेक्शन है। The limit of span upon 250 is considered to be that beyond which the deflection will be noticed by the user of the structure। क्योंकि जो span upon 250, ये जो वैल्यू है डिफ्लेक्शन की, ये अगर इतना डिफ्लेक्शन होता है तो जो यूजर है, जो उस स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग में जो रिजाइड कर रहा है, या जो उसका यूजर है, उसको वो पता नहीं चल पाएगा। पर अगर इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो उसको वो चीज फील होगी, उसको स्लैब डिफ्लेक्ट होती हुई पता चलेगी, तो उसके लिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फैक्टर नहीं आ पाएगा। The limit of span upon 350 or 20 mm, whichever is less, is to prevent damage to partitions or finishes। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं, जो कि स्पैन अपॉन 350 या फिर 20 mm, जो भी कम है, अगर हम इतना अलाउएबल डिफ्लेक्शन करते हैं तो इससे हम पार्टीशन वॉल्स के डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो भी फिनिशेस हैं उसके ऊपर हमने प्लास्टरिंग करी हुई है, किसी भी तरीके की पीओपी कोटिंग करी हुई है, तो वो उसमें क्रैक नहीं आएंगे, वो टूट के, वो स्पेलिंग नहीं होगी, वो झड़ के नहीं गिरेगी। The design of beams and slabs to satisfy the serviceability requirements for deflection requires depth of beams and slabs such that the deflection is within the permissible limits। तो सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए बीम और स्लैब की हमें डेप्थ चाहिए होती है, बीम की और उसी स्लैब की भी, जिससे ये पता चल जाए कि डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही हो। As the determination of deflection involves lengthy calculation, an empirical approach by limiting the ratio of effective span to effective depth has been found to satisfy the deflection requirement satisfactorily। तो क्योंकि डिफ्लेक्शन मेजर करना, एक्चुअली उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करना इतना ज्यादा फीजेबल और पॉसिबल अप्रोच नहीं है, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत एक्सटर्नल, इंटरनल और बहुत सारे अननोन सोर्सेज की वजह से भी कई बार डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अर्थक्वेक लोड और विंड लोड अगर एक साथ एक्ट कर रहे हैं तो उनकी क्या इंटेंसिटी है, एक साथ वो रेजोनेंस का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वो सब हम
पहले से ही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए इस कैलकुलेशन को एक जनरलाइज करने के लिए और इजी अप्रोच रखने के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का एक रेशियो बनाया गया है, जिससे कि अगर हम इतनी लंबी हमारी बीम होने वाली है, इतना लंबा स्लैब होने वाला है, तो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो स्पैन लेंथ है, उसको उसकी इफेक्टिव डेप्थ यानी कि कवर को एक्सक्लूड करके उनका एक रेशियो चेक किया जाता है और देखा जाता है कि अगर इतना हम लेंथ देंगे तो इतनी हमें डेप्थ देनी पड़ेगी। एक ऐसे स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेशियोज बना लिए गए हैं। हाउएवर इन सम केसेस such as in case of a cantilever beam of span greater than 10 meters, deflection calculation should be made. पर यही इसकी शॉर्टकमिंग है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कैंटिलेवर बीम का, क्योंकि कैंटिलेवर बीम एक साइड फ्री है, तो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो इसीलिए अगर कैंटिलेवर बीम का स्पैन 10 मीटर से ज्यादा है तो उसके लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करनी जरूरी है। इंडिपेंडेंट डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन याद रहे, खाली स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो की लिमिट स्टेट से हम एग्जैक्ट रिजल्ट कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड द एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो आर डिस्कस्ड बिलो। तो अब इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जिसकी हम बात कर रहे थे उसके बारे में और पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। The total deflection consists of short-term and long-term deflections. तो दो तरह की deflections की बात करेंगे, short-term deflection और long-term deflection. The short-term deflection is instantaneous or immediate deflection after the application of load, while the long-term deflection is due to shrinkage and creep under sustained load. अब शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन क्या है? जो इंस्टेंटेनियस या फिर इमीडिएट जो भी डिफ्लेक्शन हमारी बीम ने शो करी है बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड, मोमेंट्स और एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो ये तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हो गई। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन क्या है? ये जब बीम एक प्रोलॉन्ग टाइम से उसी वेट को विथस्टैंड कर रही है, उसके ऊपर लाइव लोड की इंटेंसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, यूडीएल अब इंट्रोड्यूस कर दिया है या यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इंट्रोड्यूस कर दिया है, बीम सब इस सब के साथ साथ टेम्परेचर चेंजेस, थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेस टेम्परेचर या फिर क्रीप विच इज टाइम बेस्ड डिफॉर्मिटी, अगर ये सब हो रहा है तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन कहलाता है। द कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज मेड एज फॉलो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाती है। द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजुअल मेथड। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप एग्जाम्स में जो भी चीज अटेम्प्ट करेंगे तो आप एग्जाम अटेम्प्शन के लिए मैंने कुछ पोर्शन आपकी ईज के लिए मार्क किए हुए, तो आप चाहें तो उतना मार्क करके लिखें। अगर आपको लगता है कि आप उससे बेटर और पूरा लिखना चाहते हैं, आप पूरे को और अच्छे से रिकॉल करना चाहेंगे, पूरे अच्छे को रिमाइंड करना चाहेंगे, तो आपकी चॉइसेस हैं। पर इससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईज रहेगी। सो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा समझेंगे और इस चीज को आप यूज कर पाएंगे ताकि आप टू द पॉइंट क्रक्स वैल्यूज एग्जाम में लिख पाए। तो द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में बी कैलकुलेटेड by usual method for elastic deflection using the short term modulus of elasticity of concrete which is given by EC and effective moment of inertia which is given by IE. तो short term deflection जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC और IE मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके निकाल सकते हैं। द शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज टेकन एज सीकेंट मॉड्यूलस एंड इट इज गिवन बाय, सो जो वैल्यू है EC की वैल्यू आती है इससे 5700 अपॉन अंडर रूट FCK, जहाँ पे आपको पता है FCK और EC की वैल्यू क्या, EC क्या है और FCK क्या है, ये तो आपको गिवन होता ही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इसकी वैल्यू आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IE varies along the span of beam with variation in bending moment। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्पैन के साथ वेरी करता जाता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी भी तरीके से मूव करते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करते हैं, तो विद इंक्रीजिंग बेंडिंग मोमेंट
जैसे कि बीम के बीच में बेंडिंग ज्यादा होती है, बीम के एजेस पे बेंडिंग थोड़ी सी कम होती है, तो उसके साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज होती जाती है. द इफेक्टिव sections used for determining IE of beam near section near the point of inflection, midspan and supports as is shown in figure below this figure. तो midspan पे और supports पे moment of inertia calculate करने के लिए एक approach नीचे दी गई है. At section, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, at sections near the point of inflection stresses are low. Point of inflection पे जैसे कि यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे stresses कम होते हैं. So the entire section may be uncracked and fully effective. तो assume किया जाता है कि जो पूरा section है वो uncracked रहेगा और effective रहेगा हर हाल में. At sections near midspan, concrete in tension near bottom cracks and the uncracked concrete and equivalent area of steel constitute effective section. Midspan के आसपास concrete का जो bottom fibers होते हैं, they have a tendency to get cracked क्योंकि वो extension में, वो tension में है, वो extend हो रहे होते हैं. And the cracked concrete and equivalent area of steel constitute effective section. और cracked concrete, uncracked concrete और जो steel का equivalent area है AST, which is actually MAST, वो बनाता है मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करके, मॉड्यूलर रेशियो से वो बनाता है इफेक्टिव सेक्शन. All sections near interior supports, concrete cracks at the top resulting in effective area as shown in figure. और जो भी इंटीरियर सपोर्ट्स पे कंक्रीट का मेंबर जहां पे है वहां पे कंक्रीट टॉप से क्रैक होता है. तो जैसा कि हमने देखा कि मिड स्पैन पे बॉटम क्रैक्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ऑलमोस्ट अनक्रैक्ड और इंटीरियर सपोर्ट पे कंक्रीट क्रैक्स एट टॉप. ये याद रखने वाली चीज है. तो कुछ इस तरीके का, ये अगर ये हमारी बीम है और हम इसकी ऐसे साइड प्रोफाइल देखते हैं तो ये देखिए ये वाली जो बीम है इसकी हम बात कर रहे हैं. तो नियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसका इफेक्टिव एरिया यानी कि पूरा कंसिडर होगा. इस केस में मिड स्पैन पे तो ये वाला जो बॉटम पोर्शन है जैसा कि हमने डिस्कस किया ये क्रैक्ड होगा तो इसलिए इफेक्टिव ये वाला होगा. और इस केस में टॉप पोर्शन क्रैक्ड होगा तो इसलिए इफेक्टिव हम इस वाले को मानेंगे. So therefore effective moment of inertia lies between that of gross section and cracked section. तो जो moment of inertia है वो gross section यानी कि जो टोटल सेक्शन है और जो cracked section है यानी कि जो cracked section जिसको हम exclude करने वाले हैं उसके बीच में कहीं lie करेगा. The IS code has recommended the following value of IE that includes the effect of load level and degree of cracking. तो IS code recommend करता है ये value IE मोमेंट ऑफ इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिससे कि हमें पता चलता है लोड लेवल और डिग्री ऑफ क्रैकिंग. तो आई की वैल्यू इससे की फॉर्मूला इससे है ICR अपॉन 1.2 माइनस MCR अपॉन M Z बाय स्मॉल d मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय माइनस X बाय D BW अपॉन BF. अब थोड़ा एब्रीविएशन देख लेते हैं. एंड it is to be noted that it is subjected to moment of inertia of cracking. It should be less than or equal to moment of inertia of effective moment of inertia, and which should be less than or equal to moment of inertia of uncracked section, which is represented by IG. So these are the abbreviations. You can pause in the screen and note them down. I'll read them for you. So ICR is the moment of inertia of the cracked section as discussed, considering equivalent area of tension and compression steel. तो moment of inertia है cracked section जिसमें हम equivalent area of tension और compression reinforcement के बारे में बात करते हैं. तो IG है moment of inertia of uncracked section neglecting reinforcement, जैसे कि हमने डिस्कस किया. reinforcement के अलावा जो अनक्रैक्ड सेक्शन है यानी कि कंक्रीट खाली उसकी बात हो रही है. MCR इज क्रैकिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. M इज मैक्सिमम मोमेंट अंडर सर्विस लोड, ये भी आप लोग जानते हैं. स्मॉल d इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये भी आप लोग जानते हैं. BW इज ब्रेड्थ ऑफ वेब ऑफ सेक्शन, ये भी आप लोग जानते हैं. BF ब्रेड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ सेक्शन, दिस इज आल्सो नोन.
Z is lever arm of section. This is also known to you guys. And small x is the value of depth of neutral axis of the section. This value, this you are also acquainted with. So the moment of inertia about neutral axis of the cracked rectangular section, considering the reinforcement ICR and uncracked rectangular section neglecting the reinforcement IG given by. तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड बात करते हैं, अगर क्रैक्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन है और हम रीइंफोर्समेंट आईसीआर कंसीडर करते हैं, और या फिर अनक्रैक्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसमें हम रीइंफोर्समेंट आईजी को नेग्लेक्ट करते हैं, तो फॉर्मूला दिया जाएगा इस फॉर्मूला से. तो आईसीआर, क्योंकि क्रैक सेक्शन की बात कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, देन आईसीआर इज गिवन बाय bx³ प्लस 1.5 m minus 1 area of steel under compression ASC, and it is multiplied by x minus d bar, and d bar is, as you know, it is cover. This value is whole square plus m AST, and this is multiplied by d minus x whole square. So we'll again read the abbreviations. Here the value of small b is width of rectangular section, small d is effective depth of rectangular section, capital D is overall depth of rectangular section, which includes cover as well. M is the modular ratio. AC is area of steel under compression, compression reinforcement that is. AST is area of steel under tension. D dash is effective cover to make the compression reinforcement. And X is depth of neutral axis of section. So the cracking moment of a section is given by this formula also. MCR is equal to IG multiplied by FR, and this whole divided by YT, where FR is modulus of rupture of concrete, and which is given by this formula 0.7 under root FCK. तो मॉडुलस ऑफ रप्चर की फॉर्म में भी मॉडुलस ऑफ मोमेंट ऑफ क्रैकिंग का फॉर्मूला दिया जाता है. एंड दिस YT इज डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम टेंशन फाइबर फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन. जो भी एक सेक्शन है उसका हम सेंट्रोइड मेजर कर लेंगे, उससे उसके हम एक्सट्रीम फाइबर, जिस भी बॉटम या टॉप जिसकी भी बात हो रही है, उसके उस एक्सट्रीम फाइबर से उसका डिस्टेंस. फॉर कंटिन्यूअस बीम डिफ्लेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ICR, IG एंड MCR मॉडिफाइड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. पर अगर हमारी बीम कॉन्टिन्यूअस है तो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो ICR, IG और MCR को यूज करके मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखेगा. तो ये सब जो वैल्यूज है मॉडिफाई होकर कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी. XE is equals to K x1 plus x2, and this whole value is divided by 2 plus 1 minus K x0, where XE is modified value of X value of ICR, IG and MCR as appropriate. तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो X की वैल्यू, x1 x2 वैल्यू ऑफ X at supports, तो जो भी वैल्यू X की है सपोर्ट्स पे वो, x0 is value of X at mid span, and K is coefficient which is given in table 5.1 table below. So these are the values of coefficient of K as discussed here. These values we'll get from here. For the value of M1 plus M2 upon MF1 plus MF2, where M1 and M2 are support moments, moment at the supports, and MF1 and MF2 are fixed end moments. So the moments which are at the fixed ends. We'll find the ratio of M1 plus M2 and MF1 plus MF2, and with this value we'll get the value of K from this table. So short-term deflection is determined by usual method for elastic deflection as ds is equal to AWI cube, which is divided by EC upon IE. तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसको एक यूजुअल मेथड जो उसका यूजुअल फॉर्मूला जनरेट किया है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. So it is given by ds, which is short term deflection, is equal to AWI cube, and this is divided by ECIE. तो जैसा कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, जो I और IE और EC की फॉर्म में फॉर्मूला शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन का कुछ इस तरीके से दिखता है. तो अगर अलग अलग कंडीशंस हैं आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे. तो जो भी वैल्यूज दी होंगी
किस कंडीशन में आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है वो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो इस केस में W is the total load acting on the horizontal member. A is coefficient which depends on the support condition of beam and load of distribution. इसकी वैल्यू गिवन रहती है और ये जो वैल्यू है ये कोएफिशिएंट है जो कि सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है बीम की और किस तरीके का लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द वैल्यू इज 5/384 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल है तो ए की वैल्यू होगी 5/384 एंड इट्स वैल्यू वुड बी 1/384 अगर फिक्स्ड बीम सपोर्ट है विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। फिक्स्ड बीम सपोर्ट यूडीएल है तो 1/384। ईसी और आईई का वैल्यू फॉर्मूला आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं। So I hope you guys are now well acquainted with the section, and in next section we'll talk and discuss about the long-term deflection. Until then, I hope you guys will keep on studying and have a great time. Thank you. I hope you guys could understand and correlate the topics taught in today's session. If there is any query or subject matter issue, feel free to mail me at the given email ID. Live discussion sessions could also be used for discussion of doubts.